किसी भी कालखंड में बड़े घटनाक्रम के बाद बड़े सामाजिक बदलाव देखे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 1857 के आंदोलन के बाद हरियाणा में हुए सामाजिक बदलाव की। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातें इतिहास की। हमारी खास सीरीज पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। 1857 के आंदोलन के बाद हरियाणा में वाइट मैन की थ्योरी क्या थी और हरियाणा व्यापार और विकास के मामले में पिछड़ क्यों गया था, तो आइए जानते हैं अम्बाला गवर्नमेंट कॉलेज में एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर अतुल यादव से। जी, आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है कि जब भी कोई इतना बड़ा घटनाक्रम होता है तो उसके बाद बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं और सामाजिक परिवर्तन उसमें एक है जो अपने मायने रखता है। समाज में बहुत बड़ा बदलाव होता है और जहाँ तक 1857 की बात आती है तो 57 के बाद तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। लेकिन जो हमारा प्रदेश है ये पंजाब का पार्ट था और पंजाब का पार्ट 57 के बाद बन गया था ये, तो उस समय में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था ये। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव न केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब और समस्त भारत में भी बदलाव आया था। और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं अपना परिचय भी आपसे करवा दूं कि मैं डॉक्टर अतुल यादव एसोसिएट प्रोफेसर हूं इतिहास में गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट में। तो जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं और 19वीं शताब्दी में भी उसके सेकंड हाफ की बात करते हैं तो 1830 के बाद का दौर जो लेते हैं हम, तो वो भारत में ही नवजागरण का काल आ जाता है। नवजागरण भी बोल सकते हैं इसको या पुनर्जागरण भी बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दौर चलता है जिसके अंदर ये परिवर्तन आता है। नवजागरण जब बोलेंगे हम तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नव प्लस जागरण यानी नवीन जागरण की बात आती है। और ऐसा ही शब्द है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होगा कि आपको दोबारा से जागृत करना। और इसमें हम विशेष तौर पे अगर ये चीज़ जोड़ेंगे तो वो आर्य समाज की बात आती है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हुए उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को महसूस किया था और उन्होंने एक नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया फॉर इंडियंस। जब इस चीज़ को जोड़ा जाए तो उन्होंने एक दूसरी और बात कही थी कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। तो उस समय मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा, विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि समाज हमारा बहुत ज़्यादा ही पतन हो चुका था समाज का। जब हम किसी घटनाक्रम को देखते हैं तो उसको उसके आसपास की चीज़ों के साथ लगा के जोड़ते हैं। कोई घटना घटित होती है वो किसी एक कारण से नहीं होती। मैं इस टॉपिक पे बात करूं, हम इसको समझें, उससे पहले मैं एक पर साथियों को उदाहरण देना चाहूँगा कि आज हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं और कुरुक्षेत्र के अंदर ही महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो हालांकि एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे इतिहास है वो रामायण और महाभारत को दो बड़े ग्रंथ जरूर मानता है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाक्रम अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन हम इनको उसका काल भी मानते हैं, दौर भी मानते हैं और बहुत बड़े एपिक या ग्रंथ मानते हैं। तो जब आप महाभारत को पढ़ते हो, हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, तो महाभारत से ही जिक्र करना समझना बहुत ज़रूरी है। महाभारत अगर रचा गया, अगर लिखा गया, तो महाभारत क्यों लिखा गया? और सारी चीज़ें जो आप देखते हो 18 दिन का युद्ध हुआ था, तो सारी की सारी बातें ही भगवान कृष्ण के मुख से क्यों कहलवाई गई? तो उस समय के अगर आप समाज के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, समाज को अगर आप देखते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ उभर के आती है कि हमारे समाज का पतन हो चुका था। वो पतन हम उस महाभारत से ही लेते हैं। समाज की तो हम कोई चीज़ उठाएंगे नहीं, क्योंकि जो महाभारत में लिखा है उसी चीज़ को लेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी चीज़ हो रही थी कि जो 5 पांडु पुत्र थे, उनकी माँ कुंती थी, उनके विवाह से पूर्व पुत्र पैदा हुआ था कर्ण। दूसरी चीज़ आप देखेंगे लाक्षागृह। लाक्षागृह में क्या हुआ था कि भाई भाइयों को मार रहे थे। द्रौपदी का घटनाक्रम आप सभी जानते हैं, जब चीरहरण की बात हुई थी, वो कितनी चीज़ें हो गई थी। तो समाज में वो पतन हो रहा था, डाउनफॉल हो गया था, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। द्रोणाचार्य की बात करें तो एकलव्य को पढ़ाने से मना किया था।
कर्ण को पूरी चीज़, वो कर्ण वीर था, बहादुर था, सारी चीज़ें उसके अंदर थी, लेकिन केवल उसको सूत पुत्र कह दिया गया था, उसको उसका अधिकार नहीं मिला था। तो वो समाज का पतन हो चुका था। उस समाज को एक नई राह पर लाने के लिए, उस समाज को आगे जागृत करने के लिए जो लिखा गया है ग्रंथ, उसमें सारी बातें भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाई गई कि ये भगवान जो बात कह रहे हैं उसी को मानना है। और भगवान कृष्ण ने जो गीता का सार दिया है कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो मोहग्रस्त हो गया था, वो यही चीज़ थी कि समाज का पतन था, उस समाज को जागृत करना था। तो साथियों, इसी चीज़ को जब हम 1857 पे देखते हैं तो देखिए 1857 एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था। उसके बाद भारत में अक्सर विद्यार्थियों को ये बात नहीं बताई जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी, लेकिन मूल रूप से आप देखिए तो 1857 के आंदोलन के बाद जो एक संधि होती है उसके तहत क्वीन विक्टोरिया जो डिक्लेरेशन करती है, उस डिक्लेरेशन के बाद भारत इंग्लैंड का उपनिवेश बनता है। दूसरी अगर अपनी स्थानीय भाषा में बात करें तो गुलाम बनता है। और जब इंग्लैंड का जहाँ पे मानचित्र आता है तो वहाँ भारत का मानचित्र उसके साथ जुड़ता है। तो हमारी जो गुलामी थी, हमारा जो उपनिवेशवाद था, वो 57 के बाद शुरू होता है। तो जब इतनी बड़ा घटनाक्रम हुआ था तो भारत की जो सत्ता है वो सत्ता ही सारी की सारी इंग्लैंड के हाथों में चली गई थी। जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो अंग्रेज था उसने अपनी जड़ों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इससे पहले जब आप हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान राज्य रजवाड़ों के अंदर बटा हुआ है, कोई साथी अपने साथ नहीं है। जो हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमें भारत का इतिहास पढ़ने के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हमें जो लिखित में प्रमाण मिलते हैं वो सारे राजाओं के मिलते हैं, और राजाओं ने अपने यहाँ जिन लोगों को रखा हुआ था उन्होंने अपनी प्रशंसा, अपनी बात लिखवा रखी थी, तो हमें क्रमबद्ध घटनाक्रम नहीं मिलता। तो उस अंग्रेज ने ही सबसे पहले भारतीयों को इकट्ठा कर दिया था और संपूर्ण भारत के ऊपर अंग्रेज का अधिकार हो गया था, वो इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया था। तो उनके अंदर एकता आ गई थी या एकता के प्रयास हो गए थे। यही चीज़ बाद में आप देखेंगे तो 1885 में होती है। जो मौका मिलेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस का निर्माण पे क्या चीज़ होती है। या हम जिक्र कर रहे हैं तो वही चीज़ आती है कि 1885 में हमने पहले भी अपने एक संदेश के अंदर ये बात आई थी कि 1885 में जो कांग्रेस बनी थी उस कांग्रेस ने एक सेफ्टी वाल्व की थ्योरी दी थी। देखिए कई चीज़ें विचारधारा उसके साथ जुड़ती हैं कांग्रेस के निर्माण पे, कि एक तो वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी थी। वाइट मैन का अर्थ होता है जो अंग्रेज है वो सुशिक्षित है, वो संस्कृत है, वो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता है, तो वो भारत में आके बताता है कि वाइट मैन का मतलब अंग्रेज है, गोरा आदमी। वो कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो विश्व का पार्ट जो अभी सुसंस्कृत नहीं है उसको मैं सुसंस्कृत बनाऊं और उनका विकास करूं। तो वो ये विचारधारा यहाँ पे देता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी मानता है भारत में आना। दूसरी बात, हमने हरियाणा के ही जब पार्ट को पढ़ा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अधिकृत करती है तो एक बफर स्टेट की बात करती है, जो इन प्रांतों को अधिकार क्षेत्र में लिया जाता है जो पंजाब के और राजस्थान के साथ थे। दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि जो जब A.O. ह्यूम ने इस कांग्रेस का निर्माण कराया था और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे, तो उस समय में साथियों जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की थ्योरी दी थी जिसको हम सुरक्षा वाल्व बोलते हैं। वो सुरक्षा वाल्व जो आप रेल के डिब्बे के पीछे देखते हैं, जो दो डिब्बों को आपस में टकराने नहीं देता है, तो वो सुरक्षा के सिद्धांत से उन्होंने कांग्रेस बनाई थी। क्योंकि 1857 से आप देख रहे हैं कि भारतीयों का कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, उन्हें कोई मंच नहीं मिला था अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। छोटे छोटे विद्रोह अलग हो रहे थे, कोई बंगाल में हो रहा है, कोई बॉम्बे में हो रहा है, कोई दिल्ली में हो रहा है, कोई पंजाब में हो रहा है, कोई लखनऊ में हो रहा है, कोई कानपुर में हो रहा है, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिला था। तो इस कांग्रेस के निर्माण से, जिसमें 72 लोग इकट्ठे हुए थे बॉम्बे के अंदर, तो एक संगठन बना दिया। उस संगठन से क्या चीज़ उभर के सामने आई कि संपूर्ण भारत के लोग एक मंच पे आ गए और वो एक मंच से अपनी बात कहने लगे। तो जो अंग्रेज अधिकारी था उसे अपने सारे संपूर्ण भारत में कहाँ क्या हो रहा है, किसका विद्रोह हो रहा है, क्या विचारधारा आगे बढ़ रही है, उस चीज़ का उसे इल्म होने लग गया, उसे पता चलने लग गया। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये 44,212 किलोमीटर क्षेत्र का जो हरियाणा है, इससे भी जो
लाला मुरलीधर थे अम्बाला के, वो उन 72 लोगों में शामिल थे जो कांग्रेस के फॉर्मेशन में इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ साथियों हम बात करते हैं कि 57 के बाद समाज में क्या परिवर्तन हुआ था, तो सामाजिक नवजागरण की बात आती है। वो नवजागरण की बात आती है तो उसके अंदर आप किन चीज़ों को हम साथ लेंगे। देखिए, जो हमारे पास पहले शिक्षा की, व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पे अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी, और 1807 से लेकर 1857 का जो हरियाणा है वो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में रहता है। लेकिन जब उसके बाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ विकास भी होता है, कुछ चीज़ें भी आगे जुड़ती हैं, और ये हम बाद में 1900 के बाद तक का जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं कि कैसे ये नवजागरण आरंभ हुआ था। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो शुरू हुई थी भारत के अंदर, उसका भी प्रभाव है, ब्रह्म समाज का भी प्रभाव है, आर्य समाज का भी प्रभाव है, और जो है इसके अंदर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसको सुसंस्कृत बनाने में और समाज उत्थान में अपनी चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। और जब ये चीज़ सारी जुड़ती हैं तो हमें, जब यहाँ के लोग कुछ पढ़ते हैं तो उसमें देखिए वो शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं और डिकन्स को भी पढ़ते हैं। शेक्सपियर और डिकन्स को तो पढ़ लिया उन्होंने लिटरेचर में, लेकिन उसके साथ वो लॉक को और रूसो को भी पढ़ते हैं, जो नई राजनीतिक विचारधारा की या उदार विचारधारा की बात करते हैं, वो चीज़ इसमें आती है। लेकिन हरियाणा की जब बात करें तो साथियों, हरियाणा में वो विकास नहीं हो पाया था जो बंगाल में विकास हुआ था। कारण क्या था कि हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हुई थी। तो जहाँ तक शिक्षा की बात है तो आप लेंगे तो लाहौर के अंदर एक कॉलेज होता था, या तो हरियाणा के लोग दिल्ली में पढ़ते थे या फिर दूसरा केंद्र उनके लिए लाहौर था। तो यहाँ पे ये शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं हुई थी, और शिक्षा की व्यवस्था जब होती है वो होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जब लोग सेना में भर्ती होते हैं तो पहला जो एक कॉलेज खुलता है वो भिवानी के अंदर वेस्ट कॉलेज है, और फिर जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज है जो स्कूल के रूप में खुलता है, जो रोहतक में खुलते हैं। तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था बदतर थी और यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा संस्थान नहीं खुल पाया था। ये भी 20वीं शताब्दी में आके खुलते हैं। तो जो शिक्षा की व्यवस्था थी ये हमारे पास नहीं थी, और लोग जो रूढ़िवादी थे उनको उस चीज़ से आगे लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही थी। तो इसके अंदर जिस चीज़ ने रोल प्ले किया उसमें साथियों हम देखेंगे तो सबसे पहले चीज़ हरियाणा में आती है तो वो आता है, जो मैं अभी समाजों की बात लूँगा जो समाज सुधार आंदोलन चले, लेकिन सबसे पहले साहित्य ने और समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई थी। और सबसे पहले झज्जर के जो दीनदयाल शर्मा थे उन्होंने जो हरियाणा और रिफाई आम ये 2 अखबार शुरू किए थे। यहाँ से हमारी जागृति की बात शुरू होती है। और जो इसके बाद की जो चीज़ आती है तो हरियाणा में प्रेस इतनी नहीं चली थी, लेकिन वहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या आ जाती है कि हरियाणा दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा के जो लोग बाहर से आ रहे थे या अन्य प्रदेशों से आ रहे थे, वहाँ से जो साहित्य और समाचार पत्र थे उनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उनमें जो कोहिनूर अखबार था, रहबर अखबार था, भारत प्रताप था, अखबार चुनार, जमाना, आज़ाद, हिंद बंगवासी, हिंदुस्तान, सुदर्शन, वैश्वोपकारक, सरस्वती, और सबसे बड़ा अखबार भारत मित्र था जो बंगाल में छपा। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो बाबू मुरलीधर, बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने अपनी भूमिका निभाई। तो जो हमारा समाज है ये इन समाचार पत्रों और साहित्य से अवगत हुआ और उनको सारी चीज़ों का पता चला। फिर एक चीज़ हमारे पास आती है कि हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ था वो ज़्यादा नहीं हो पाया जितना बंगाल और दूसरे स्थानों पे हुआ था। कारण क्या था कि व्यापार वहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और हमारे यहाँ भी किया था। लेकिन उसमें साथियों एक चीज़ आती है कि जिस तरह से बंगाल के जो व्यापारी थे, बंगाल के व्यापारियों ने या बंगाल के धनाढ्यों ने या बंगाल के साहूकारों ने जो व्यापार कर लिया था और अपने व्यापार को बढ़ाया था, हमारे लोग, हमारे हरियाणा के अंदर विशेष रूप से इतना बड़ा कोई व्यापारी वर्ग नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कृषि ही नहीं आती थी। हमारे यहाँ पे कृषि थी तो वो बरसाती पानी के ऊपर निर्भर करती थी। तो हम मूल रूप से बहुत गरीब थे, तो ये चीज़ हमारी नहीं उभर के आई। दूसरी चीज़ आई कि कुछ लोग थे जो शिक्षित लोग थे,
वो मिडिल क्लास के शिक्षित लोग, देखिए जब भी आप इतिहास को पढ़ेंगे या वर्तमान में चीज़ देखेंगे, एक मिडिल क्लास ही है जो अपर क्लास को और लोअर क्लास को जोड़ के रखती है। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास है उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और बाद में जब ताज का राज शुरू होता है तो उसके अंदर कुछ शहरों का निर्माण होता है। उन शहरों की अगर मैं आपको जिक्र करूं तो रेवाड़ी के अंदर भाड़ावास गांव है, वहाँ पे पहले इन्होंने एक जो कंपनी के टाइम में ही एक कैंटोनमेंट बनाने की योजना बनाई, लेकिन वहाँ नहीं बन पाया। उसके बाद करनाल में योजना बनाई, लेकिन यहाँ भी बीमारी फैलने की वजह से नहीं बना पाए। तो 53 में जाके फिर वो कैंटोनमेंट अम्बाला में बनता है। फिर अम्बाला के बाद छावनी बनती है, तो गुड़गांवा, हिसार, रोहतक, पानीपत और थानेसर, ये कुछ शहर थे जो आबाद हुए। तो मिडिल क्लास ने इन शहरों को आबाद किया, ये गांवों से हट के ये शहर बने, लेकिन ये शहर उतने नहीं पनप पाए जितने शहरों का विकास होना चाहिए था। तो वो चीज़ हमारी इसमें रही कि हम मिडिल क्लास ऊपर नहीं बैठ पाई। तो इसके बावजूद भी जब हम देखते हैं तो 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं कि आधुनिक शिक्षा का प्रचार, नगरों का विकास और औद्योगिक विकास। ये हमारे पास बहुत कम हुआ, तो मिडिल क्लास बहुत कम जागृत हुई, तो थोड़ा सा हमारा मध्यम का वर्ग का विकास हुआ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास आती है, वो आती है साथियों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो आती है आर्य समाज की, क्योंकि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो देखिए गुजरात के रहने वाले थे, काठियावाड़ के टंकारा गांव के थे। और उन्होंने वहाँ से जब अपने गुरु बिरजानंद के साथ शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े। तो एक बात दयानंद की समझ में आती है कि जो भाषा थी हमारी वो संस्कृत थी, और हमारे लोगों के अंदर संस्कृत को समझना आसान नहीं था। इसलिए एक जो पंडा पुजारी वर्ग था वही उसके ऊपर अधिकृत था, और लोग मूल रूप से भाषा को नहीं समझ पाते थे। और अगर वास्तव में देखा जाए तो आज भी हमारी यही स्थिति है कि हम संस्कृत भाषा को इतना नहीं समझ सकते। तो स्वामी दयानंद ने अपना जो एक ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में लिखा। और एक व्यक्ति जो गुजराती रहने वाला था, जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, वो हिंदी में प्रचार करता है। और उन्होंने अपना जो प्रचार का माध्यम बनाया वो पंजाब को बनाया। वो यहाँ पे आके पंजाब में रुके। तो जहाँ तक हरियाणा की बात है या स्वामी दयानंद की बात है, तो सबसे पहले उन्होंने स्वराज का नारा दिया था कि जो स्वराज है वो चाहे जितना भी बुरा हो वो विदेशी राज्य से अच्छा है। तो स्वराज की बात करते हैं, बैक टू वेदास की बात करते हैं, भारत भारतीयों के लिए है उसकी बात करते हैं, तो वो जागृत करते हैं। और जब समाज के अंदर लोगों को तिरस्कार किया जा रहा था, महिलाओं को तिरस्कृत किया जा रहा था, तो वही दयानंद हैं जो बोलते हैं कि जब अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मुद्गालिनी, ये वो विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वेदों की रचना की। तो जब महिलाएं वेदों की रचना कर सकती हैं तो वो वेदों को सुन क्यों नहीं सकती। जो विधवा विवाह था वो शुरू करवाया उन्होंने, सती प्रथा को बंद करवाया। ये चीज़ें बहुत ही, राजा राम मोहन राय ने इसके अंदर सबसे बड़े सती प्रथा के लिए रोल प्ले किया था। तो दयानंद 1880 में भारत में आते हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा समय तक वो युधिष्ठिर सिंह की वजह से रेवाड़ी के अंदर वो ज़्यादा दिन रुकते हैं, और रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। रेवाड़ी में आर्य समाज के बाद वही आर्य समाज फिर हिसार में और रोहतक के अंदर होता है, और फिर लाला लाजपत राय इनके साथ जुड़ते हैं। लाला लाजपत राय इस आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और ये दूसरे और शहर है, वहाँ पे ये चीज़ आगे बढ़ जाती है। तो दयानंद भारत के लोगों को हरियाणा के अंदर आके, जब हरियाणा के लोग हैं उनको अपने भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसी को याद करा के कि तुम क्या थे और क्या हो रहे हो, उसको आधार बना के वो लोगों को जागृत करते हैं। उसके बाद हमारी चीज़ आती है कि दूसरे लोग भी फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा वर्ग था सनातन धर्म सभा। सनातन धर्म सभा जो हमारे सनातनी व्यवस्था है उस चीज़ को मानती है। तो यहाँ पे भी नया आंदोलन, पंडित दीनदयाल शर्मा जो एक व्याख्यान वाचस्पति थे, उन्होंने हरियाणा में धर्म शिक्षा का आंदोलन आरंभ किया, और ये सनातन धर्म सभा भी झज्जर में शुरू की। और झज्जर में शुरू करके लोगों को शिक्षा देने और सनातन धर्म की ओर आकर्षित करने और सनातन धर्म की बात बताने के लिए ये शुरू होती है धर्म सभा। और फिर संपूर्ण हरियाणा प्रदेश के अंदर ये
जो सनातन धर्म सभा है ये आर्य समाज की तरह ही आगे बढ़ती है। उसके बाद एक और चीज़ आती है साथियों, हमें अपनी चीज़ के ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस समय में आज जो हैं हम वो उस समय में नहीं थे, और जो उस समय में थे वो आज नहीं है। हमारे अंदर कोई भी सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाएं नहीं थी। इसी प्रकार जैसे हम अपने क्षेत्र को देखते हैं तो पानीपत, करनाल या नारनौल, महेंद्रगढ़ और अंबाला का क्षेत्र लेते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या के तौर पे जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे एक और मुस्लिम संस्थाएं भी शुरू होती हैं, जिनमें एक है सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन। 1870 में जो अमीर अली नामक एक मुस्लिम नेता थे जो कलकत्ता में थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और बाद में 1886 के अंदर ही इसकी स्थापना हरियाणा के अंबाला प्रांत, अंबाला जिला के अंदर होती है, और अंबाला के बाद 88 में ये जो है हिसार के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। और उसके बाद हरियाणा के प्रत्येक शहर जहाँ पे भी हैं वहाँ पे किस लिए इस चीज़ की चलती है, केवल रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे, सुधार आंदोलन के तौर पे, और अपने देश के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने के तौर पे ये चीज़ आगे आती है। तो ये एक जागृति जो शुरू होती है हिंदू धर्म से शुरू होती है, फिर वो स्वामी दयानंद लेके आते हैं उसके अंदर, फिर हमारी सनातन धर्म संस्थाएं आती हैं, फिर मुस्लिम जो एसोसिएशन है वो आगे आती हैं। तो इसी के साथ साथ फिर हमारा एक क्षेत्र है जिसके अंदर मैं फिर आपको उदाहरण दूंगा कि वैसे तो सारे हरियाणा प्रदेश में है, लेकिन नारनौल, महेंद्रगढ़ और फिर जो हमारा अंबाला के आसपास का क्षेत्र लगता है वहाँ पे हमारे सिख धर्म के लोग हैं। तो हमारे यहाँ पे सिंह सभा की स्थापना होती है, वो भी 1880 के दशक में ही वो स्थापना शुरू हो जाती है। और ये सिंह सभा के साथ जो सिख लोग हैं उनके अंदर ये धार्मिक भावनाएं जागृत करने के लिए और समाज को एक करने की बात आगे बढ़ती है। और इसी का रिजल्ट होता है कि जब लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है तो यहाँ पर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है बॉम्बे के अंदर, जो 72 लोग करते हैं, उनमें एक हरियाणा के भी लाला मुरलीधर हैं। तो लाला मुरलीधर इसके बाद जो 1885 के बाद वो आते हैं तो 86 में वो अंबाला के अंदर करते हैं, फिर 87 के अंदर वो फिर जो है हिसार के अंदर, फिर रोहतक के अंदर ये कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इस प्रकार जो हमारे समाज है, देखिए क्रांति तो हो गई थी, लेकिन क्रांति के बाद जब लोग एकजुट होते हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो उसके अंदर सामाजिक एकता और समाज सुधार, और दूसरी बड़ी बात पुनर्जागरण आंदोलन या जो राष्ट्रीय चेतना या नव चेतना की बात आती है, वो आती है कि हम पहले भी वैसे ही थे, लेकिन बीच में जो शासनकाल आया उससे हम पथभ्रष्ट हुए थे। तो उसी चीज़ को वो आगे बढ़ाते हैं और हरियाणा एक नए जागरण के साथ, एक नव जागरण के साथ आगे बढ़ता है और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता है।